There is a plane mirror on one wall and a picture across the whole of wall AB. ठीक है, अच्छा आपके पास एक ए बी वॉल है, ये रही ए बी, यानी जो लेफ्ट साइड है स्क्रीन पर वो आपके ए बी साइड है। और वो कह रहे हैं कि इस पूरी वॉल पर जो है वो पिक्चर है। ठीक है, और एक वॉल पे मिरर है, वो आप यहाँ देख सकते हो, मेंशन किया है प्लेन मिरर, एंड अ पिक्चर अक्रॉस द होल ऑफ वॉल ए बी। तो ए से बी तक आपके पास पूरी एक कंप्लीट पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, और एक पॉइंट एक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हमने करना क्या है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट एक्स looking at the mirror, and person cannot see all of the picture on wall A be reflected in the mirror। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ये जो पोजीशन x है यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, और उसने मिरर में ऑब्जर्व किया, लेकिन उसे कैन नॉट सी ऑल ऑफ द पिक्चर ऑन वॉल ए बी रिफ्लेक्टेड इन द मिरर। तो उसे पूरी पिक्चर नजर नहीं आ रही। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि देर इज अ पॉइंट पी ऑन वॉल ए बी विच इज क्लोजेस्ट पॉइंट टू ए दैट द पर्सन कैन सी रिफ्लेक्टेड इन द मिरर। ठीक है, अच्छा इसमें बस आपके पास जो कमांड्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, आपको कमांड्स को फॉलो करना है कि वो आपसे किस पॉइंट को किस पोजीशन से रिलेट करने को कह रहे हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा कि पॉइंट पी जो है वो वॉल ए बी पर है, यानी इस ए बी वॉल पर एक पॉइंट पी आपने बनाना है। ठीक है, हाँ, ऐसे ही होगा। मतलब मिरर में जब रिफ्लेक्शन होती है ना, तो आपको राइट साइड लेफ्ट पर नजर आती है, अप साइड अप होती है, डाउन साइड डाउन होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, मतलब राइट साइड लेफ्ट पर नजर आएगी। और एक इन्होंने हिंट ये दी है कि जो पॉइंट पी है वो ए के क्लोज है। अब आपकी चॉइस है, आप ए बी का मिड पॉइंट देख लो कहाँ पर है। एक रफली, जैसे रफली अगर हम देखें तो ये मिड है ए और बी का। अब वो कह रहे हैं पॉइंट पी ए के क्लोज है। अब आपकी मर्जी, आप कहीं भी बना सकते हो, बस ए के क्लोज होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत क्लोज हो या बहुत दूर हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है, इसमें कोई रैंडम बनाया मैंने, कोई ये नहीं है कि फिक्स कोई आपके पास आंसर में लिखा हो। क्योंकि ये डायग्राम है, डायग्राम एग्जैक्टली सबकी सेम नहीं बनेगी, सबकी डिफरेंट होंगी। अब हमने ये पॉइंट पी सेलेक्ट कर लिया, और ये ए के ज्यादा क्लोज है, बी से दूर है। ठीक है, आपको डिस्टेंस से आइडिया हो रहा होगा। अब वो कह रहे हैं ऑन फिगर 7.1 ड्रॉ अ रिफ्लेक्टेड रे ऑन एन इंसिडेंट रे टू शो द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। अब आपने इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बनानी है। ठीक है, अब अगर हम एक्स से इंसिडेंट रे बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास जो लाइट रे होगी यहाँ से, वो स्ट्राइक करेगी मिरर को। ठीक है, और नॉर्मल भी आप बना लो ताकि आपको एंगल का आइडिया हो जाए कि आप सही बना रहे हो गलत बना रहे हो। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका नॉर्मल आएगा। और यहाँ पे वो पर्सन है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है, तो मैंने बिना उसके यहाँ से इंसिडेंट हुआ और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर गई है। ठीक है, तो ये आपके पास रे डायग्राम हो जाएगी। तो पी पॉइंट उन्होंने इसलिए आपको दिया था क्योंकि वो आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने रे डायग्राम भी दिखानी है कि वो रिफ्लेक्ट होके कैसे नजर आ सकता है। तो वो ऐसे नजर आएगा। और दो प्रॉपर्टीज लिखनी है आपने ऑफ इमेज फॉर्म बाय द मिरर। तो इमेज जो बन रही है मिरर से,
उसमें हमें पता है कि एक तो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। और दूसरा अपराइट बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे, उनमें से कोई भी दो आप लिख सकते हो। सेम साइज की होती है, ये भी आप लिख सकते हो। तो इन सारे पॉइंट्स में से कोई से भी दो लिख दो आप। ठीक है, क्योंकि हमने नोट्स में तो सारे लिखे थे, तो उन दोनों में से आप कोई भी दो सेलेक्ट करके और यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड पार्ट है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई हमारे पास थियोरेटिकल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंसेज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैंने आपसे कही थी कि मैं एटीपी के भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं लाइट के, वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है। अब इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम रह गया। ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अक्टूबर नवंबर के ग्रुप में, एक मिनट में चेक कर लूं कि हमने किया था या नहीं किया था। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डायफ्रैक्शन और हमने वेव्स किया था पहला चैप्टर, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। उसके बाद हमने शायद लाइट किया था। हम्म उसके बाद फिर हमने लाइट कंटिन्यू किया था। तो अभी हमने इसमें साउंड चैप्टर भी करना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी करना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। ओके। इसके बाद जो एटीपी के क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा था, तो मैं आपको एटीपी के भी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से होंगे आपके पास। लेट सपोज अगर हम एक पास पेपर देखें, बल्कि इसकी भी मेरे पास टॉपिकल्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास आ गए क्वेश्चंस। अब इसमें एयर्स मेंशन है, ये 2018 से और 2023 तक के इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। अब आप इसमें क्वेश्चन देखना, ये एटीपी है अब। ठीक है, ये थ्योरी नहीं है। एटीपी में आपने एक चीज याद रखनी होती है कि जब आप एटीपी कर रहे हो, तो आपने एटीपी में थ्योरी को इतना वो नहीं करना होता कि आपसे थ्योरी के बारे में कुछ पूछा जाएगा। ठीक है। एटीपी में आपका फोकस ये होता है कि आपके माइंड में, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच हो चीजों को लेकर। ठीक है। मतलब जैसे रूलर है, तो रूलर कब यूज करना है, और अगर मेजरिंग टेप है, अब दोनों का काम लेंथ मेजर करना है। ठीक है। लेकिन दोनों में से कब कौन सी चीज कहाँ यूज होगी, ये उसकी प्रैक्टिकल उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। अगर आपसे कहा जाएगा कि आपने टेबल को मेजर करना है, तो वो रूलर से नहीं करोगे आप, क्योंकि रूलर में एक बार में वो मेजर ही नहीं होगा। उसके लिए आपको मेजरिंग टेप चाहिए होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने लिक्विड को मेजर करना है, तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसमें थोड़ी सी चीजें इस तरह की होंगी। और जर्नल फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। और थर्मल वाले चैप्टर से आएंगे क्वेश्चंस, लाइट से आएंगे,
और इलेक्ट्रिसिटी। Sir, हम्म। does the ATP for the board exam come from general physics, thermal physics, or like from which chapter? जी, तो ये जो मैंने नाम लिखे ना, जर्नल, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इन टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। मतलब वो टॉपिक्स होते हैं जो हम लैब में परफॉर्म भी कर सकें, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एग्जाम देता है तो वो उनका प्रैक्टिकल देता है और आप उसका एटीपी देते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट और जर्नल फिजिक्स में से जैसे कुछ जर्नल मेजरमेंट्स के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, सी सॉ टाइप क्वेश्चन हो गए, तो इस तरह के रूलर्स और इन सब से जो हम सेटअप बना सकते हैं, तो वो जर्नल फिजिक्स में इंक्लूड है। ठीक है। So it can come from any of these topics. जी, इन चारों में से आपके पास एक एक क्वेश्चन लाजमी आता है ऑलमोस्ट हर ईयर में। ठीक है। 4 क्वेश्चंस Sir, होते हैं आपके पास एटीपी में। how many questions do we have for ATP? एटीपी में टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, और मोस्टली यही होता है 90% कि वो चारों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, ताकि रिपीटेशन ना हो। वरना कभी कभार ऐसा होता है जैसे एक ही टॉपिक के 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो इसमें सबसे डिफरेंट होता है। 1 2 3 तो मतलब अलग होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 4 होता है, उसे हम स्पेशली कहते हैं प्लानिंग क्वेश्चन। ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको वो कुछ रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं। ठीक है। अब जैसे आपसे किसी ने कहा कि कोई लेट्स सपोज प्रोजेक्ट बन रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स उसने आपको बता दी। ठीक है। अब जैसे आर्किटेक्चर्स होते हैं तो उनको रिक्वायरमेंट्स बता दी जाती है, फिर वो डिज़ाइन खुद करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से इसमें रिक्वायरमेंट आपको बता देंगे एक्सपेरिमेंट की, और वो एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने प्रोसीजर खुद लिखना होगा। ठीक है। वो आपको की पॉइंट्स दे देंगे कि ये चीज़ें फोकस में रखनी है आपने, इनके बारे में बताना है कि ये कहाँ पर यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। और वो क्वेश्चन होता है प्लानिंग क्वेश्चन। तो वो भी हम देखेंगे प्लानिंग क्वेश्चन कैसे होता है, लेकिन अभी हम पहले नॉर्मल क्वेश्चंस देख रहे हैं जो लाइट से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें रे डायग्राम या इस तरह की क्वेश्चंस इंक्लूड है। प्लानिंग वाला हम अलग से देखेंगे। ठीक है, वरना उसमें फिर मिक्सअप होगा फौरन कि ये अचानक से ये चीज़ कैसे आ गई। ठीक है। अच्छा, इसमें दोबारा बता रहा हूँ कि ये थ्योरी से लिंक नहीं होता, तो थ्योरी की चीज़ें बिल्कुल सारी अप्लाई नहीं होंगी, और वो सब माइंड में रखने की भी आपको ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। ये आपका बेसिकली पेपर नंबर 6 होता है एटीपी, और ये सारे क्वेश्चंस लाइट के ही हैं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सेटअप सबसे ज़्यादा आपके पास रिपीट होता है। ठीक है। अभी आप ये देखो 2016 के पेपर में आप ये देख रहे हो सेटअप, सॉरी 18 के। अब आप लेटेस्ट में जाओ, या आप आ गए अक्टूबर नवंबर 23। ठीक है। आपको यहाँ भी ये सेटअप मिल रहा है। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा यही सेटअप रिपीट होता है लाइट में, लेंस वाला। और इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, या तो ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और हम अभी रे डायग्राम वाले को फोकस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, आप पूरा प्लानिंग है, उन्होंने आपको इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स लिख कर दे दी, उसके बाद आपने ये की पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इसका खुद प्लान लिखना है। ठीक है। लेकिन अगेन अभी हम जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अच्छा, एक क्वेश्चन की कैटेगरी ये है। ठीक है, मैं इस पे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास या तो इस तरह का क्वेश्चन होगा, कैटेगरी नंबर 1। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब यहाँ लिखा है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय अ लेंस। ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के साइज को इमेज साइज में ग्रेटर करके देखते हैं। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो आपको साइज इंक्रीज करके दिखाता है। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। अब एक सेटअप है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि एक बेसिकली लैंप है, और लाइट जो है वो लेंस से क्रॉस होकर आपको स्क्रीन पर मिल रही है, और ये बेंच आ गया। अच्छा, अब इसमें इन्होंने एक डायग्राम दी है 3.2, फिगर 3.2। और फिगर 3.2 में वो आपसे कह रहे हैं कि मेजर द हाइट HO। तो ये हाइट कैसे मेजर करेंगे, ये वाली? अगर आपको ये हाइट मेजर करनी हो पेपर पे, तो कैसे मेजर करोगे आप? Using a ruler. रूलर। ठीक है।
तो सिंपल सा काम है, आप रूलर यूज करोगे क्योंकि हमने इसमें थियोरेटिकल तो कुछ अप्लाई करना नहीं है क्योंकि वैल्यूज ही नहीं गिवन। ठीक है। अच्छा वैसे तो इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, लेकिन अभी मैंने स्क्रीन पे थोड़ा जूम इन किया हुआ है तो इसलिए वो एक अलग बात है कि हमारी वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमने मेथड सीखना है। ठीक है। तो इसको रूलर से मेजर करना है। तो अगर मैं अभी इसको मेजर करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 1.8, 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम जूम लेवल चेंज नहीं करेंगे ताकि हमारे पास एक जूम लेवल पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें हम। अच्छा अब पार्ट बी में वो कह रहे हैं फिगर 3.1 इज ड्रॉन 1/10 स्केल ऑन फिगर 3.1 मेजर द डिस्टेंस यू। अब वो कह रहे हैं कि ये जो फिगर 3.1 है ये वाली, ये मतलब 10 टाइम ओरिजिनल डिस्टेंस से कम करके बनाया हमने, क्योंकि पेपर पे ओरिजिनल डिस्टेंस नहीं बना पाएंगे, पेपर छोटा होता है। तो हमने उसको 1/10 टाइम कर दिया, मतलब एक पार्ट अगर अगर 100 है तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होगा, अगर 10 है तो ये 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है। मतलब हमने सिर्फ 10th का 1 पार्ट इसको ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है। तो अगर हम इसको मेजर करते हैं तो इसकी मेजरमेंट आ रही है 2.3। तो यू की मेजरमेंट आ रही है 2.3। ठीक है। अभी जो हमारे पास डायग्राम थी, उस डायग्राम में इसकी जो लेंथ आ रही है वो 2.3 सेंटीमीटर आ रही है। अब वो नेक्स्ट कह रहे हैं द एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज 20 सेंटीमीटर। अब आप देखो, आपको पता चल गया कि आपने कितना लिखा है और उनके पास कितना आ रहा है। ठीक है। अभी मैंने जूम किया हुआ ना तो 2.3 आया है, वरना ये एक्चुअल 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 20 है। ठीक है, वो उन्होंने आपको बता दिया। लेकिन पेपर पे हम बना नहीं सकते पूरा 20 सेंटीमीटर, पेपर छोटा होता है, इसलिए हमने उसको छोटा करके ड्रॉ कर दिया ताकि वो आप एक पेपर पर उसको ड्रॉ कर सको। नेक्स्ट, द स्टूडेंट प्लेसेस द लेंस एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट पार्ट, he moves the screen slowly until a clearly focused image is formed on the screen। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके पास आपने माइंड में रखने हैं। और he measures the distance v between the center of the lens and the screen। On figure 3.1 the distance is represented to scale by the distance v, using figure 3.1 to determine the actual distance v between the center of the lens and the screen। ठीक है। अब उन्होंने देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है। एक्चुअल का मतलब ये कि हमें 10 टाइम्स वाला फॉलो करना होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 टाइम था तो इमेज का डिस्टेंस भी 10 टाइम्स होगा। और उन्होंने यहाँ बोला भी है आपसे कि शो योर वर्किंग। ठीक है। तो एक मार्क तो आपको इसका मिलेगा कि आपने यहाँ से करेक्ट वैल्यू को नोट करना है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू नोट करूँ तो मेरे पास आ रही है 9.7। ठीक है। तो डायग्राम से अगर मैं देखूं तो मुझे मिल रही है 9.7। लेकिन अगेन ये 10 टाइम छोटी है तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी? 97। ठीक है। तो आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 था और इमेज जो है वो 97 पे बनी है इतने डिस्टेंस पे। और ये जस्टिफाइड भी लग रहा है। ठीक है, आप ये देखो ये 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और इससे आगे ये 97, तो ये लग भी रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, अब ये आपको कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना पड़ा, कोई डेफिनेशन नहीं आई। और हाँ, अच्छा ये मल्टीप्लाई तब करना है जब वो आपसे एक्चुअल पूछे। जैसे इन्होंने इस पार्ट में यहाँ लिखा था कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज दिस। ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने हमसे जो पूछा है उसमें भी यही पूछा है, एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है। क्योंकि ये चीज हमें पता है कि पिक्चर जो है वो एग्जैक्ट सेम ओरिजिनल पोजीशंस की नहीं है। ठीक है। अब क्योंकि वो ओरिजिनल पोजीशंस की नहीं है तो इस वजह से वो 10 टाइम छोटी बनाई है।
तो जब भी वो हमसे एक्चुअल के बारे में पूछेंगे तो हम उससे मल्टीप्लाई 10 करके ओरिजिनल रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने उसे ओरिजिनल रिजल्ट दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई So, क्वेश्चन? are we allowed to use calculators for all the three papers? यस, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, कैलकुलेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके पास लिखा हुआ भी होता है स्टार्टिंग में कि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, पेंसिल यूज कर सकते हो, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा मटेरियल ना हो। ठीक है। Okay. अच्छा, अब आते नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट 3, कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड इन टेबल 3.1 मैग्निफिकेशन एम यूजिंग इक्वेशन। अब आप ये देखो, इक्वेशन भी उन्होंने आपको खुद दे दी। ठीक है, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ा, उन्होंने आपको इक्वेशन भी मेंशन करके दी है। द स्टूडेंट मेजर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई दैट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, द रीडिंग इज शोन इन द टेबल, और रेशियो इज एच आई ओवर एच ओ। अब आप यहाँ पे देखो, उन्होंने वैल्यूज मेंशन की हुई है। ठीक है, अब इसमें v की वैल्यू नहीं है। अब v की वैल्यू कौन सी होगी जो हमने नोट डाउन की है? 97। और इसकी मैग्निफिकेशन अब हम चेक करें तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला ये रहा, v अपॉन यू। तो हमें v अपॉन यू करना है। ठीक है, यानी 97 डिवाइडेड बाय 20। 4.85. और इसी तरह एच आई ओवर एच ओ, एच आई गिवन है। ठीक है, 5.9। और अब आप देखो, एच ओ उन्होंने आपसे शुरू में मेजर करवाया था, ये रहा 1.8। ठीक है, तो सारी चीजें क्वेश्चन में ही मिलेगी आपको, थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं करना, सब क्वेश्चन में ही मिलेगा। 1.8। 3.2777778. ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जैसे उन्होंने आंसर लिखा आप भी वैसे लिख दो। जैसे उन्होंने 1.2 लिखा है ना, यानी डेसिमल के बाद एक प्लेस है, तो आप भी इसे राउंड ऑफ करके 3.3 कर दो। ठीक है, ताकि पैटर्न सेम हो जाए। वहां पे डेसिमल बाद दो प्लेसेस थी, तो हमने भी दो प्लेसेस पे आंसर लिख दिया। ठीक है। और पार्ट सी है, द स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसीजर यूजिंग यूज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। The readings and the results are shown in the table. Another student suggests that the magnification m is equals to the ratio. This state whether the results agree with suggestion. Justify your statement by reference to the result. कुछ क्वेश्चंस अब इसमें इस तरह के होंगे, एक दो मार्क के लिए, जो आपसे सजेशन या एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड पूछेंगे, लेकिन उसमें भी आपने जो डाटा गिवन है आपके क्वेश्चन में उसको देखते हुए आंसर करना है। ठीक है, अपनी मर्जी से आंसर या थ्योरी अप्लाई नहीं करनी। अच्छा, स्टूडेंट का सजेशन ये, इन्होंने यहाँ लिखा है, अदर स्टूडेंट सजेस्ट दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द रेशियो दिस। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन कह रहे हैं कि मैग्निफिकेशन जो है वो एच आई ओवर एच ओ के इक्वल है। और अब वो कह रहे हैं कि वेदर द रिजल्ट्स एग्री विद द सजेशन, जस्टिफाई योर स्टेटमेंट बाय रेफरेंस टू द रिजल्ट्स। अब हमारे पास एच आई ओवर एच ओ का आंसर आया 3.3। ठीक है, और एम का आंसर आया 4.85। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है, क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है तो मेरी वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ठीक है, मैं इसका आपको एक्चुअल आंसर दिखाता हूँ कि इसकी एक्चुअल रीडिंग कितनी है। अक्टूबर नवंबर 23 है ना, अक्टूबर नवंबर 23 की अगर हम मार्किंग स्कीम देखें, क्योंकि जब आपको हार्ड कॉपी मिलती है प्रिंटेड तो उसमें तो सबके लिए लेंथ सेम होती है। ठीक है, स्क्रीन पर ये होता है कि जूम इन जूम आउट करने में वैल्यूज में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इसलिए हम इसका ओरिजिनल आंसर में से चेक कर लेते हैं कि ओरिजिनल इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है।
वेरिएंट नंबर वन। वेरिएंट वन। क्वेश्चन नंबर थ्री था ना? क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री पे जाते हैं हम। अब आप ये देखो, इनके पास आंसर आया 1.5। ठीक है। 1.5 का मतलब है कि ये वो लेंथ है जो इन्होंने स्केल से मेजर की है। और हमारे पास जो हमने अभी जूम लेवल पे मेजर की थी वो कितनी है? 1.8। ठीक है। और दूसरा, वी की वैल्यू आई इनके पास 80। ठीक है। और हमारे पास कितनी आ रही है? 97। क्योंकि अगेन वही डिफरेंस। और अच्छा, आप बस ये देख सकते हो कि उन्होंने भी कोई वर्किंग नहीं की हुई उसमें। ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है एम करेक्ट कैलकुलेशन। तो वो आपने वैल्यू देखकर बस कैलकुलेशन करनी है, वो तो कैलकुलेशन है, उसमें तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब आप ये वाली वैल्यूज यूज करोगे ना, तो आपका आंसर्स जो है टेबल में थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक है। जैसे अगर हम ये वाले आंसर्स यूज करके देखें, अगर हम यहाँ पर 80 कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये वाली लेंथ 8 सेंटीमीटर की है। तो ये 80 हो गया, और ये वाली लेंथ जो है वो 1.5। ठीक है। इनके अकॉर्डिंगली 1.5 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 1.5 था, ये 20 है। अच्छा, अब आपके पास वैल्यूज जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। फिर आपको रिजल्ट बताने में इजी होगा। ठीक है। वी की वैल्यू 80, और एम था वी अपॉन यू, 4। ठीक है। और यहाँ पर एच आई अपॉन एच ओ, 3.93। ठीक है। अब आप देखो रिजल्ट में कितना डिफरेंस आया। तो इसमें यही होता है कि जब आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट सामने पेपर होगा ना, तो तब आप इसमें इजीली ड्रॉ कर सकोगे। और दूसरा ये कि अब आप देखो ये वैल्यूज कितनी क्लोज है। अगर मैं 3.9 को राउंड ऑफ कर दूं तो वो 4 बनेगा, और एम भी 4 है। और उनका क्वेश्चन भी यही था कि आपने ये एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि मैग्निफिकेशन हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला से। हालांकि हमने जो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट की थी वो अलग तरह से की थी, हमने यहाँ पर वी अपॉन यू से की थी। तो वो कह रहे हैं इससे भी फाइंड आउट हो सकती है। तो दोनों आंसर सेम है। इसका मतलब ये कि इसकी स्टेटमेंट सही है। ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे यस, स्टूडेंट्स सजेशन इज करेक्ट। और जस्टिफाई आप इस तरह से करोगे कि वैल्यू ऑफ एम और वैल्यू ऑफ एच आई अपॉन एच ओ टेबल में सेम है ऑलमोस्ट। आप दूसरी वैल्यू भी देखो, वो भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, अगर आप राउंड ऑफ कर दो। ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे, जस्टिफिकेशन आप अपनी वर्डिंग्स में जैसे चाहो दे सकते हो, इसके लिए कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं चाहिए। वैल्यू इन द कॉलम ऑफ एम एंड एच आई अपॉन एच ओ आर ऑलमोस्ट
सेम। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई इसकी जस्टिफिकेशन। आपने कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं देनी, आपने बस ये बता दिया कि ये दोनों कॉलम की वैल्यू सेम आ रही है, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों ये सजेशन पॉसिबल है। और उसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, सजेस्ट हाउ यू वुड कंटिन्यू टू यूज द सेम apparatus to test the suggestion that the magnification is equals to the ratio hi upon ho। अब वो कह रहे हैं कि आप यही सेम apparatus यूज करके कैसे बता सकते हो कि मैग्निफिकेशन जो है वो इस फॉर्मूला से जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि अभी आपके पास सिर्फ दो रीडिंग है, आप और रीडिंग्स ले लो। ठीक है, आप नई रीडिंग्स लो और उसमें मैग्निफिकेशन एच आई और एच ओ से फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें हम ये करेंगे, टेक डिफरेंट वैल्यू ऑफ यू एंड वी यूजिंग apparatus एंड एट लीस्ट 5 more रीडिंग्स। ठीक है, तो हम 5 एटलीस्ट और रीडिंग्स लेंगे। ठीक है, इन डिस्टेंस को चेंज करके, बाय चेंजिंग द डिस्टेंस u एंड v।